फ्रेंड्स, हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, अभी तक मैंने जितनी भी कहानियाँ सुनाई उससे बिल्कुल हट कर है ये कहानी और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। ओ दीदी, उठ भी जाओ, कितनी देर तक सोती रहोगी? आज तो जल्दी उठ जाओ। पता नहीं कौन से ख्वाबों की दुनिया में भटकती रहती है ये। बेटा, यूं ख्वाबों में सिर्फ उदासी हाथ लगती है। ओ दीदी, अब उठ भी जा, वरना पानी का जग डाल दूंगी तुझ पे और सारे बिस्तर तुझे ही सुखाने होने हैं। उदयदी की माँ उसे लगातार आवाज दे रही थी, पर मजाल है कि उदयदी उठ जाए। उदयदी लखनऊ के एक मिडिल क्लास फैमिली की छोटी बेटी, वैसे उदित इनकी सगी बेटी नहीं है। उदित सुहाना की मासी की बेटी है। एक रोड एक्सीडेंट में उदित के माँ पापा की मौत हो गई थी। तब उदित 14 साल की थी। तब सुहाना की माँ अर्चना इसे अपने घर ले आई और ये यहीं की होकर रह गई। उदित एक मिलनसार, माता रानी की भक्त, बहुत ही कोमल मन की, स्वाभिमानी, बेहद संजीदा, खुश मिजाज लड़की है। पूरे मोहल्ले में सबकी चहेती और अपनी बहन की जान। आज उदित की बड़ी बहन सुहाना का संगीत और मेहंदी की रस्म हो रही थी, पर यह आज भी सो रही थी। अचानक से उदित के चेहरे पर पानी गिरता है और वो हड़बड़ाकर उठ जाती है। उदित, क्या माँ, कितना अच्छा सपना देख रही थी, क्यों जगा दिया आपने? हम बस आज अपनी ड्रीम जॉब पाने ही वाले थे। माँ, मेरी भोली भाली बेटी, ऐसे सपनों में भाग दौड़ करने से कुछ नहीं होगा। कुंभकर्ण से किसी और दिन रेस लगा लेना। अभी समय तो देख ले बेटा, आज तेरी बहन की मेहंदी है, आज तो हम पर रहम कर। उदय उठकर घड़ी देखती हुई, हे माता रानी, 7 बज गई। क्या माँ, इतनी देर क्यों कर दी उठाने में हमें? हमारे और दीदी के लहंगे की फिटिंग करवाने जाना था। आप बिना पता नहीं क्या करते कर रहते हो। हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता है इस घर का। माता रानी ही जाने क्या होगा हम नहीं रहे तो। तब हमें सुपर मेल बनना पड़ेगा सुबह सुबह। सुहाना, अच्छा जी, सुबह से उठाया जा रहा है महारानी को, फिर भी नखरे तो देखो जरा। खुद गलती करती हो और रोब माँ पर दिखा रही हो। अभी बताते हैं आपको हम। उदित के कानों को खींचते हुए सुहाना कहती है। उदित अपना कान छुड़ाकर टॉवल लेते हुए, सॉरी दीदी, पर अभी डांट खाने का टाइम नहीं है हमारे पास। आप बचा कर रखिएगा, हम आकर खा लेंगे आपकी डांट। कहते हुए उदित बाथरूम की तरफ भागती है। 11:30 बज रहे थे और उदित और उसकी बेस्ट फ्रेंड सरगम एक दर्जी की दुकान पर खड़े हैं। उदित, चचा, हमने कहा था कि लहंगा तैयार रखिएगा, पर आप तो हमारी बात सुनते ही नहीं है। हे माता रानी, क्या करें अब हम? आज मेहंदी है और हमें देखिए, हम यहाँ आपस में झगड़े कर रहे हैं। सरगम, शांत रहे यार, तू भी कितनी जल्दी डर जाती। हो जाएगा, तू बस पानी पी। चचा एक नज़र उदित को देखते हैं और फिर स्पीड से सिलाई करने लगते हैं। थोड़ी देर में ही लहंगा तैयार हो जाता है। उदित लहंगा देकर सरगम को घर भेजती हुई कहती है, सरगम तू घर जा, तब तक मैं माली काका से बात करके आती हूँ कि आज कुछ ज़्यादा फूल घर भिजवा दे। सरगम घर चली जाती है और अब हमारी तूफान मेल अपनी स्कूटी से भागती हुई चली जा रही है। अचानक ही उदित की स्कूटी एक कार से टकरा जाती है। हालांकि गलती उदित की ही होती है, फिर भी उदित सॉरी बोल के बिना कार मालिक का चेहरा देखे वहां से निकल जाती है। कार में पीछे बैठा इंसान, जिसका ध्यान उसके लैपटॉप पर था, और यूं अचानक झटके से कार रुकने की वजह से उसका सिर लगभग कार के आगे की सीट से लड़ते लड़ते बचा। उसने उदित का चेहरा देखा और बोला, ड्राइवर क्या हुआ? ये लड़की कार के आगे क्यों खड़ी है? ड्राइवर, सर, इसकी स्कूटी कार से लड़ गई थी, बेचारी सॉरी बोल के जा रही है। पीछे बैठा इंसान, पूरी कार का फ्रंट खराब कर दिया और ये तुम्हें बेचारी लग रही है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? खैर, इन गंवारों से और एक्सपेक्टेशन भी क्या की जा सकती है। तुम ध्यान से चलाओ, हमें जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना है। इतना कहकर उसने अपना ध्यान वापस अपने लैपटॉप में लगा लिया। उदित, कहाँ है काका आप? बिटिया, वो तो आज कोनो काम था तो जल्दी चले गए, काकी ने बताया। उदित, कहाँ गए काका? बताइए, हम खुद ही बात कर लेंगे उनसे। ऐसे कैसे वो कहीं और जा सकते हैं? आज हमारे यहाँ आने की उनकी बात हुई थी। काकी, यही पासे में गए हैं बिटिया, कोनो आदित्य राय सिंघानिया है।
आज उनकी नई फैक्ट्री का उद्घाटन है तो सजावट का काम तुम्हारे काका को ही मिला है। उदित, ठीक है काकी, हम वहीं चले जाते हैं। दिखे तो जरा लखनऊ में इस जमाने में कौन से नवाब आ गए हैं। चलिए नमस्ते, आते हैं। उदित जल्दबाजी में फैक्ट्री में पहुंचती है पर गार्ड अंदर नहीं जाने देता है। उदित कुछ सोचते हुए क्या करें, ये तो हमें जाने भी नहीं दे रहा है। फिर कुछ सोच के अपने बैग में हाथ डालकर एक चॉकलेट निकालती है और उसे उस गार्ड को देकर उससे अंदर जाने की परमिशन मांगती है, लेकिन गार्ड उसे फिर भी नहीं जाने देता है। उदित, जब ये इतना खड़ूस है तो इनके मालिक तो क्या ही होंगे माता रानी, लेकिन अब यहाँ तक आए हैं तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। इतना कहकर उदित इधर उधर देखती है। उसे फैक्ट्री के पीछे की दीवार दिखाई देती है जो कि ज़्यादा ऊंची नहीं होती है। उदित उस पर चढ़ जाती है, लेकिन उसे पार करके जैसे ही नीचे कूदती है सीधे आदित्य राय सिंघानिया के सामने गिरती है। उसे ऐसे सामने देख आदित्य को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उदित जिस कार से टकराई थी वो आदित्य की ही थी। उदित ने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन आदित्य ने उसे देख लिया था। उदित, सॉरी सर, वो क्या है ना, हम थोड़ी जल्दी में हैं इसलिए ऐसे आना पड़ा। बाकी अगर गार्ड जी हमें आने देते तो हम ऐसे कभी नहीं आते। आदित्य, व्हाट द हेल डैम इट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। उदित, देखिए हमने बोला ना सॉरी, तो आप अपनी इंग्लिश की खिटिर पिटिर अपने पास रखिए। जवाब देना चाहे वो आपकी भाषा में आपको अच्छे से जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारी तहजीब हमें इज्जत करना सिखाती है। अपने रुतबे का फ़ायदा उठाकर लोगों को बेइज्जत करना नहीं। आगे से हटिए, हमें काका से कुछ काम है। आदित्य, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं कि किसी के प्राइवेट प्लेस में बिना परमिशन के नहीं जाते, यू फूल। उदित, और आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि किसी लड़की से कैसे बात करते हैं। किसी को मूर्ख कहने से पहले अपने ज्ञान को भी परख लेना चाहिए थोड़ा। आदित्य, मुझे अब तक लगता ही था कि तुम छोटे शहर वाले गंवार होते हो, लेकिन आज तुमने ये प्रूव कर दिया कि सीरियसली यू ऑल आर रियली अनएजुकेटेड, नो मैनर्स एंड नो लिमिट्स। उदित, देखिए मिस्टर, जरा ध्यान से सुनिएगा, गंवार नहीं है हम जो आपकी इंग्लिश ना समझे। और दूसरी बात, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो जरा तमीज़ से और एहतियात करके बात करना बेहतर होता है, क्योंकि अभी आप उसी जगह खड़े हैं जहाँ से हम अनएजुकेट लोग बिलोंग करते हैं। अगर अभी आपको प्यास लगेगी तो आप इसी छोटे शहर का पानी पिएंगे। अगर जल्दी में ना होते तो बताते आपको कि हम क्या हैं, कैसे हैं, और मैनर्स कितने हैं हमारे पास और लिमिट्स कितनी हैं। आदित्य कुछ बोलने वाला होता है, तभी आदित्य की बहन वंदना आ जाती है तो दोनों चुप हो जाते हैं। उदित भाग कर काका के पास जाकर उनसे बात करती है तो काका कहते हैं कि यहाँ का काम खत्म करके वो वहीं आ जाएंगे। उदित जाते हुए मुड़कर वंदना की तरफ देखकर कहती है, आप हमें बहुत अच्छी लगी। काश आपके सर भी आपसे कुछ सीख लें। काश कोई इन्हें यह समझाने वाला जल्द मिले कि लोग दिलों से जुड़ते हैं, शहरों या पैसों से नहीं। कहते हुए उदित उसी रास्ते से वापस चली जाती है जिधर से आई थी। आदित्य उसे देखकर, तुम्हारे बारे में मेरी राय कभी नहीं बदलने वाली। अनएजुकेटेड पीपल्स, तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़कियां मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। दोबारा जिस दिन मुझसे टकराई उसी दिन से तुम्हारी बुरी किस्मत शुरू हो जाएगी। वंदना उसे देखकर, आप भी हमें बहुत अच्छी लगी हैं। आज पहली बार हमने किसी ऐसे इंसान को देखा जो हमारे आदि को उसकी भाषा में जवाब देकर चुप करा सकता हो। आज सालों बाद कोई ऐसा मिला जो इससे ऐसे बात करता हो। वंदना आदित्य को आदि बोलती है, हम भी आपसे दोबारा जरूर मिलना चाहेंगे। वहां से निकलकर बड़बड़ाते हुए उदित जल्दी से घर पहुंचती है तो देखती है कि वहां तो बड़ी शांति है। उसके पापा एक जगह सर झुकाए बैठे हैं और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि सुहाना वो तो पत्थर हो ही गई है। वो सरगम से पूछती है, सरगम क्या हुआ, यहाँ सब इतने चुपचाप क्यों है, कुछ हुआ है क्या, दी ऐसे इतनी चुप क्यों है। सरगम, अभी लड़के वालों का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने लड़के के लिए मारुति 800 चाहिए। उनकी बात सुनकर अंकल उनसे बोले कि अभी इस वक्त ऐसे नहीं, ऐसे कैसे, आप अपनी मांग हमारे सामने रख सकते हैं, अचानक से इसका इंतजाम हम कहाँ से करें। हाँ, वो कुछ दिन बाद उनकी ये मांग जरूर पूरी कर देंगे। उन्होंने कहा अभी या तो फिर कभी नहीं। ये कहकर उन्होंने कहा कि अगर ये कार नहीं तो शादी भी नहीं। जब सुहाना दी ने ये सुना तो उन्होंने जीजू से बात की और जीजू ने कहा, पापा जो कह रहे हैं उनकी मर्जी से कर रहे हैं, मैं वही करूँगा जो वो कहेंगे। उदित, तो दी ने क्या कहा। सिमरन,
तब दी ने कहा, आज शादी के एक दिन पहले तुम ये बोल रहे हो, कल शादी के बाद हो सकता है तुम मुझे मार ही डालो। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, और हाँ, बता देना तो एक कटोरा जरूर भेज देंगे तुम्हें, फिर चिल्ला चिल्ला के भीख मांगने में आसानी होगी। भिखारी। उदित, वाह मेरी शेरनी, कहाँ हो तुम, आज तो कमाल कर दिया। तभी वो कमरे में अकेले बैठी सुहाना को देखती है और कहती है, इतना अच्छा काम करने के बाद भी कोई दुखी नहीं होता है। आज आपने जो किया उसे करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। कोई ज़रूरी नहीं जो जल्दी मिल जाए वही सही हो। क्या पता माता रानी से कुछ स्पेशल प्लान कर रखा हो तुम्हारे लिए। वैसे भी ये आदमी मुझे जरा सा भी पसंद नहीं था, घमंडी और कमीना। मेरे जीजू तो मेरी तरह होंगे। फिर सुहाना को हंसाने के लिए ऊपर हाथ जोड़कर, हे माता रानी, मेरे जीजू भी मेरी तरह मीठे के शौकीन हो। दी तो बिल्कुल फीकी है, ना मीठा खाती है ना खाने देती है। उदित के इतना कहते ही सुहाना को हंसी आ गई और वो उदित के गालों पर प्यार से एक चपत लगाती है। सुहाना को हंसता देखकर उसे थोड़ी तसल्ली होती है। उदित, थोड़ी देर में आती हूँ, ये बोलकर कमरे में जाती है और खुद से कहती है, आज कितनी चीजें हो गई। पहले उस हिटलर से मिली, फिर घर पर ये सब। अब कुछ ना हो माता रानी, पर ये तो शुरुआत थी उदित के नए जीवन की। इधर आदित्य गुस्से से भरा जा रहा था। एक लड़की ने कैसे उससे ऐसे बातें कर ली। वो गुस्से में अपने रूम में आया और पौधों को पानी देने लगा। आदित्य को बागवानी का बहुत शौक था, तो जब कभी भी वो अपसेट होता था तो सीधे अपने कमरे में बने बगीचे में आ जाता था। आदित्य एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसने ये मुकाम बहुत ही कम उम्र में हासिल कर लिया था। अपना कहने के लिए उसकी एक बड़ी बहन थी जिसे वो खुद से भी ज़्यादा प्यार करता था, नीरो, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। नानी, मामी, मामा और उनका बेटा आकाश, बस यही था उसका परिवार। आदित्य को प्यार से नफरत थी। उसे लगता था कि प्यार लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। इनफैक्ट उसे लगता था कि प्यार बस एक चीज़ है जो पैसों के बदले मिल जाती है। आज तक किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी जैसे आज उदित ने की थी, और यही बात उसे बुरी तरीके से खल रही थी। आज दोनों जाने अनजाने एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे, और शायद जिंदगी भी इन्हीं के बारे में सोच रही थी। जिंदगी ने अपनी बाजी चलनी शुरू कर दी थी। अब शुरुआत होने वाली थी दो ऐसे लोगों की कहानी की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक उदित जो सपने देखा करती थी, सपने जो छोटे छोटे पर बेहद खास थे। वो उन्हें पूरा करना चाहती थी लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। और दूसरा आदित्य जिसके सपने काफ़ी बड़े थे और वो उन सपनों को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था। वो इसे किसी भी तरीके पर पूरा करना जानता था। इसकी हर कीमत देने के लिए वो तैयार था। उदित जो मानती थी कि ये दुनिया माता रानी की वजह से है, और दूसरा आदित्य जो खुद के दम पर जीना चाहता था और भगवान पर भरोसा नाम मात्र भी नहीं था। सुहाना खुद को बहुत मजबूत दिखाती थी पर अंदर से टूट चुकी थी। किसी भी लड़की के लिए तय हुई शादी का टूटना अच्छा नहीं होता है, भले से कहीं तक उस लड़की की गलती ना हो, लेकिन दुनिया चार बातें बनाने में पीछे नहीं रहती। यही सुहाना के साथ हो रहा था। आस पड़ोस हो या मार्केट, हर जगह वो चर्चा का विषय बन चुकी थी। इसी वजह से वो हमेशा उदास रहती थी। उदित से उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। शायद यही कारण था कि लखनऊ से कभी भी कहीं ना जाने वाली लड़की दिल्ली जैसे शहर जाने को तैयार हो गई। उदित अपनी बहन को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। फिर ये तो बस कुछ दिनों की ट्रिप थी। दोनों बहनें तैयार थीं उस सफ़र के लिए जो उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला था। दरअसल इसे सफ़र कहना गलत होगा, क्योंकि इसी दिल्ली शहर में उनकी मंजिल उनका इंतज़ार कर रही थी। अर्चना जी और उदित के पापा अपनी दोनों बच्चियों के साथ स्टेशन पर बैठे थे। बात दुनिया समाज से ज़्यादा सुहाना की थी, इसलिए वो उन्हें जाने दे रहे थे, वरना वो अपनी बच्चियों से दूर कभी नहीं होना चाहते थे। अर्चना जी, देखो उदित, सुहाना तो नहीं, लेकिन तुम बुआ को ज़्यादा परेशान ना करना। अपनी शरारतें वहाँ थोड़ी कम करना। बुआ अकेली है तो उनका ख्याल रखना। और सुहाना, तुम अपना और उदित दोनों का ख्याल रखना। नया शहर है तो संभाल के रहना। और हाँ, ज़्यादा देर रात तक बाहर ना रहना। उदित, ठीक है माता श्री, अब जाए नहीं तो ट्रेन जो है ना वो हमको लिए बिना चली जाएगी। वो क्या है ना, वो हमारी माता नहीं है जो हमारा इंतज़ार करेगी या हमें सलाह देगी।
अर्चना जी उदित की गालों को छूकर, जाओ मेरी पागल बेटियां, कुछ दिन ही सही लखनऊ आज़ाद रहेगा आपकी हरकतों से, और हम याद करेंगे आपको। अर्चना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उदित, माँ आप रो क्यों रही हैं? हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? बस कुछ दिन बुआ के पास रहेंगे और फिर देखना हमसे परेशान होकर वो खुद हमको घर से भगा देंगी। सुहाना, माँ हम रखेंगे अपना ख्याल, आप भी अपना और पापा का ख्याल रखिएगा, हम दोनों जल्दी ही आ जाएंगे। मिश्रा जी अपनी बेटियों का सामान ट्रेन में रखते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। चारों लोगों की आंखें इस वक्त नम होती हैं। दोनों बहनें ट्रेन में चढ़ती हैं और ट्रेन चल पड़ती है। वैसे उदित का मन नहीं था अपना लखनऊ छोड़ने का, पर अभी उसके लिए सुहाना की खुशी ज़्यादा जरूरी थी। उदित भरी आंखों से अपना लखनऊ छूटते हुए देख रही थी। कोई और भी था जो जाने की तैयारी कर रहा था, आदित्य राय सिंघानिया, जिसका घर ही दिल्ली था। वो तो लखनऊ बस अपनी फैक्ट्री के काम से आया था। काम पूरा हुआ और वो बाय रोड दिल्ली की ओर चल पड़ा। दोनों एक साथ चल पड़े थे अपने सफर पर। एक तरफ आदित्य था जो अपनी मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता था, और दूसरी तरफ उदिति थी जो अपनों को छोड़कर एक अजनबी रास्ते पर चल पड़ी थी। उसे कोई जल्दी नहीं थी, रास्ते अलग थे, कारण भी अलग थे, पर मंजिल तो एक ही थी दोनों की, दिल्ली। सुबह सुबह होते ही दोनों बहनें दिल्ली पहुंच चुकी थी। सामने बुआ जी को देख के उदित तो नाचने ही लगी। बुआ जी का शादी में आने का प्रोग्राम था लेकिन आ नहीं पाई। सुहाना बुआ की लाडली थी, लेकिन बुआ उदित से भी उतना ही प्यार करती थी। बुआ जी उदित की हरकत से वाकिफ थी, पर दिल्ली वाले नहीं। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा हो। कुछ देर खड़े होकर उन्होंने उसे यूं नाचते हुए देखा और फिर आखिरकार थक कर अपने अपने रास्ते चले गए। बुआ जी दोनों को लेकर घर आ गई। बुआ जी का द्वारकापुरी में था। स्टेशन से घर आने में उन्हें 15 मिनट का वक्त लगा। बुआ जी ऑटो से नीचे उतरी और अपना सामान उतारकर ऑटो वाले को पैसे दिए तो वो झगड़ पड़ा। बुआ जी ने उसे कम पैसे दिए थे। बुआ जी भले ही दिल्ली में रहती थी पर बोलती एकदम लखनवी थी। बुआ जी, हे किशन कन्हैया, का लूट मार मचा रखे हो भैया, अभी कल ही तो आए थे स्टेशन से 50 रुपए में। ऑटो वाला, मैडम अकेली सवारी का 50 रुपए लगता है, आपके साथ 2 लोग और थे और इतना सारा सामान भी। दोनों को बहस करते देख आदित्य ने चुपके से ऑटो वाले को 100 रुपए दिए और बोली, जाओ भैया, हमारी बुआ जी ने जो दे दिया ले लो, देखना आज तुम्हारी ग्राहकी बहुत होगी। ऑटो वाले ने उसे शुक्रिया कहा और चला गया। बुआ जी, इधर आओ तनी, तुम तो हमको पागल समझी हो का? पैसा काहे दी तुम चुपके से उसको? उधर, जाने दो ना बुआ, क्या 100 रुपए के लिए बहस करना। बुआ जी सुहाना की ओर देख के, का कहे ये तूफान मिल का? अरे वो देवी जी दिल्ली है, हमरा लखनऊ नहीं, जो लोगन पर दया करती फिरोगी। ये तुम्हें ईमानदारी नहीं दिखाई है, लोग पागल कहिए तुमको भी और हमको भी। अरे कछू तो सीखो सुहानिया से। बुआ जी डांट रही थी और उदित उदित उन्हें प्यार से देख रही थी। उदित इनके गले में हाथों को डालकर, अब का करे बुआ, हम तुम्हारी डांट को इतना याद करते हैं कि का बताएं, यही खातिर ऐसी हरकतें करते रहते हैं। और रही बात दीदी से, कछु सीखने की, तो सीखना तो इन्हें हमसे चाहिए। हंसना, खुश रहना, लोगों से बात करना, किसी बात का दिल से ना लगाना। देखो कैसे मुंह बनाए बैठी हैं, अभी भी अपने शहर से इतनी दूर आ गए हैं। अब तो मौसम भी बदल गवा है, लेकिन मजाल है कि इनके मिजाज में कोनो फर्क आ जाए। जाने कौन से देश की अर्थव्यवस्था का भार इनके सर पर आ बैठा है। कहते हुए उदित ने बुआ का ध्यान सुहाना की तरफ किया, जिसका ध्यान जाने कहाँ था। वो इनकी बात सुन ही नहीं रही थी। बुआ जी ने उसे देखा और कहा, अच्छा अब ये मस्खरी बहुत हो गई, जाओ दोनों नहाए के आओ, तबे तक हम कछु ना कछु बना देते हैं तुम लोगन के खातिर। जाओ भी, स्टोर रूम के बगल वाला कमरा साफ करा दिए हैं तुम दोनों के खातिर। उदित, ठीक है, जैसी किशन कन्हैया की आज्ञा। चलो बहन जी। बुआ जी, हमारी नकल उतार रही है, थप्पड़ मारेंगे तुमको। उदय दी बुआ के गालों के थप्पड़ बादे मार लेना बुआ, अभी तो कुछ खिला दो, पेट में चूहे नहीं शेर घूम रहे हैं। बुआ, जाओ नहा धो कर के आओ, हम बनाते हैं तुम्हारे लिए खाना। दोनों अपने कमरे में जाती हैं। बुआ जी दिल्ली में अकेली रहती हैं। बुआ जी ने शादी नहीं की है, वो कान्हा जी को ही अपना पति मानती हैं। दिल्ली के पुराने मार्केट में बुआ जी की एक छोटी सी साड़ियों की दुकान है। कमरे में आकर सुहाना बाथरूम में चली जाती है और उदित रूम का निरीक्षण करती है।
और फिर रूम की हालत को देखकर अपना हाथ कमर पर रखकर सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, हे माता रानी, अभी तो बहुत कुछ करना पड़ेगा यहाँ। ऐसे में तो हमें अकेले बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। एक भी खिड़की नहीं है कमरे में, जबकि बुआ जी जानती हैं अंधेरे से हमको कितना डर लगता है। चलो हम अपने कमरे की रौनक खुद ही ला लेंगे। उदित अपने साथ लखनऊ से अपने कमरे के कुछ सामान लेकर आई थी। ये वो चीजें थी जो उसके दिल के पास थी। उसके सामान में थे सलमान के पोस्टर्स, मेटल के बने रंग बिरंगी रोशनी वाले तार, उसके माँ पापा की फोटो, मिरर के पास लगने वाली हैलोजन लाइट्स, उसकी प्यारी माता रानी की छोटी सी मूर्ति जो उसके पास हमेशा रहती थी। देखते ही देखते कुछ मिनटों में उसने पूरा कमरा सजा दिया। पोस्टर्स को दीवारों पर, हैलोजन लाइट्स को मिरर के चारों तरफ, तारों को बेड के ऊपर। दरअसल उदित का मानना था कि उसके माँ पापा तारा बन गए हैं। अब वो आसमान के तारों को सोते समय नहीं देख सकती, इसलिए उन्हें बेड पर लगाती थी। इस तरह वो उनके पास रहते हैं। सारा काम करके वो भी फ्रेश हो गई। तब तक बुआ जी की आवाज़ आती है और दोनों खाना खाने आ जाती है। खा के बुआ उन्हें आराम करने को बोल के दुकान पर चली जाती है। दोनों सफ़र से थकी होती है तो जल्दी से सो जाती है। इधर आदित्य अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। सॉरी, आदित्य के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की हमने। आदित्य उम्र 26 साल, 6 फुट लंबाई, जिम में बनाया हुआ शरीर, हल्की हल्की सी बियर्ड जिन्हें सेट किया हुआ है, हमेशा कोट पैंट में रहने वाला, गोरा रंग, चेहरे पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक कान में ब्लूटूथ, ऑल टाइम एंग्री लुक, पर अपनी दी के साथ एक मासूम बच्चा। थोड़ी देर में ही आदित्य अपने मैनेजर नीरो को कॉल करके कुछ बात करता है। आदित्य, यस नीरो, व्हाट हैपेंड टू दैट सेक्रेटरी इंटरव्यू दैट वाज गोइंग टू हैपन टुडे, अपडेट मी इमिडिएटली। नीरू जो अभी इंटरव्यू देने में बिजी था उसने कहा, जी सर, मैं आपको अभी अपडेट करता हूँ। आदित्य, ओके, टुडे आई एम नॉट कम इन ऑफिस, सो यू आर अटेंड ऑल थिंग्स, ओके। नीरू, ओके सर। वैसे किसी ने कभी भी आदित्य को हंसते हुए नहीं देखा था। आदित्य ने कभी खुद को किसी के आगे इतना खुलने ही नहीं दिया था। सिर्फ 3 लोग थे जो आदित्य को समझते थे, एक वंदना, दूसरा आदित्य का भाई आकाश और तीसरा था नीरो जो आदित्य के बचपन का दोस्त था। तो ऑफिस में उसका मैनेजर और घर पर उसका भाई, दोनों एक दूसरे के हर इमोशन से वाकिफ थे। कभी कभी आदित्य जब गुस्से में होता था तो नीरो को डांट देता था, पर नीरो ने इस बात का कभी भी बुरा नहीं मानता था। उसे पता था कि आदित्य शॉर्ट टेम्पर के साथ थोड़ा गुस्सैल भी था। जब उसे फील होता था कि उसने गलती की है तो तुरंत सॉरी भी बोल देता था। पर सॉरी और थैंक्स, ये वर्ड्स उसकी डिक्शनरी में सिर्फ दी और नीरो के लिए ही थे। बाकी कभी भी आदित्य ने किसी को ये वर्ड्स नहीं बोले थे। आज रक्षाबंधन था, इसलिए आदित्य ऑफिस नहीं गया था। तभी वंदना कमरे में आती है। वंदना, आदि, हम कितनी बार बोले आपसे कि कम से कम आज तो ये ऑफिस का काम रहने दो। ये लो, इसे पहन लो। एक कुर्ते का सेट देती हुई, और जल्दी से नीचे आओ, मैं और आकाश आपका वेट कर रहे हैं। और नीरो कहाँ है? अब ये मत कहना कि आज भी आपने उसे काम दे रखा है। आदित्य कुर्ते को साइड में रखते हुए, दी, आपको पता है ना, आई डोंट लाइक दिस बियर। ये भी बाकी ड्रेसेस की तरह वार्डरोब में रहने वाला है। वरना अच्छा ठीक है, जो पहनना है पहनिए, पर नीचे तो चलिए और नीरो को फ़ोन कीजिए। आदित्य, दी आप चलिए, मैं आता हूँ उसे फ़ोन करके। आदित्य नीचे आता है, वाइट शर्ट, ग्रे पैंट विथ ग्रे ब्लेजर, एक हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में दी का बांधा हुआ कलावा, जो कि वंदना अक्सर ज़बरदस्ती करके बांधती है। अपने ब्लेजर का बटन बंद करते हुए नीचे आता है और अपने हाथों को आगे करके कहता है, आदित्य, हाँ दी, जल्दी बांधिए। वरना रुकिए जरा। वरना पहले चंदन करती है आदित्य पर, फिर राखी बांधती है, फिर अपने हाथों की बनी मीठा खिलाती है। वैसे आदित्य को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर दी के हाथों का मीठा तो वो पेट भर के खाता है। उसके बाद वंदना दी आकाश को बांधती है। तभी नीरो हाँफते हुए, दी मैं भी हूँ। वरना, क्या भाई, कहाँ थे आज के दिन भी लेट? कब से तुम्हारे बारे में पूछे जा रही हूँ आदित्य से। नीरो आदित्य की ओर देखती हुई, क्या करे दी, मेरे बॉस जो है ना, थोड़े र्यूड टाइप के हैं। खुद तो अपने घर पर मजे से बैठे हैं और हमें आज के दिन भी काम करा रहे हैं। रही बात आदि से हमारे बारे में पूछने की, तो इस चीज़ के लिए आपने गलत आदमी को चुन लिया है, क्योंकि यही शख्स है जो मुझे काम देता रहता है। फिर भी देखिए, हम आ ही गए। आकाश मामी और नानी की ओर देखता है।
और हल्के से आंखों को दबा देता है। सब हंसने लगते हैं, साथ में आदित्य भी मुस्कुरा देता है, फिर इधर उधर देखकर तुरंत ही पहले जैसा हो जाता है। नीरो, देखो दी, मैंने आज इस खड़ूस को भी हंसा दिया। आदित्य, एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर नीरो? नीरो, बेटा ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, तो अब तू मेरा बॉस नहीं है, समझा? ये अपना एक्सक्यूज मी बंद करा। आदित्य, बट दोस्त तो हूं ना, मैं रूम में जा रहा हूँ, फ्री होके आ जाना। नीरव, हाँ सही है, तू चला ही जा, नहीं तो अभी गुस्से में इधर उधर घूमता रहेगा और कोई एंजॉय भी नहीं कर पाएगा। जा भाई तू जा। आदित्य नीरव को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तू है ना मेरा गुस्सा शांत करने के लिए, और चला जाता है। नीरव सोचते हुए, मैं तो हूं ही, पर अब तुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो तुझसे डरे नहीं, बल्कि अपने प्यार से तेरे गुस्से को कम कर सके। वंदना, क्या हुआ छोटे, आप क्या सोचने लगे? वंदना नीरो को यही कहती थी। वंदना जब छोटी थी, मंदिर गई थी अपनी माँ के साथ, तो नीरो वहीं मंदिर के पास एक कपड़े में लिपटा रो रहा था। शायद किसी ने उसे वहीं छोड़ दिया था। तब वंदना के कहने पर उसकी माँ पूनम जी उसे घर ले आई थी। बस तब से वो भी उन्हीं के साथ रहता था। हाँ, वो उनका सगा भाई नहीं था, पर तीनों उसे भाई से ज्यादा प्यार करते थे, और नानी मामी ने भी कभी इनमें फर्क नहीं किया था। पर फिर भी नीरो इनका एहसान मानता था। नीरो, कुछ नहीं दी, मैं इस आदि का सोच रहा हूँ, कब कोई आएगी इस खड़ूस की लाइफ में जो इसे समझ पाएगी, या यूं कहें ये कब किसी को अपनी लाइफ में आने देगा, किसी ऐसी को जो इससे ना डरे, ना बल्कि इसे प्यार करे, इसके गुस्से को कम करे, इसे प्यार पर यकीन कराए। पता नहीं वो सिंगल पीस कहाँ होगी। वंदना, छोटे हैं और इसी दुनिया में हैं। बस एक बार हमारे आदि की लाइफ में उसकी एंट्री हो जाए बस। नीरव, आकाश और नानी तीनों साथ में बोलते हैं, कौन है वो और कहाँ है? वंदना, है लखनऊ में, कितनी प्यारी थी, वो क्या नाम था उसका? हाँ, उदिति मिश्रा। वंदना उन्हें बताती है कि कैसे बिना डरे उदित ने आदि से बातें की। वो बताती है कि कैसे उसने आदि को चुप करा दिया था। नीरो, दी, यही है वो जो अपने एंग्री मैन को रांझना बना सकती है। आपने उसका पता लिया, कहाँ है वो? अभी लखनऊ में ही है या कहीं और? नीरो ने एक सांस में ही सब कुछ पूछ लेता है। वरना रुको छोटे, हाँ वो लखनऊ की ही है, और जिस दिन वो फैक्ट्री पर आई थी उसी दिन उसकी बहन की शादी थी शायद, तो जल्दी में थी वो। पर हम तीनों मिलके ढूंढ ही लेंगे, क्यों छोटे? नीरो और आकाश ऑफ कोर्स दी, और तीनों ने हाई फाई दी किया। अंधेरी रात, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। उदित कहीं जा रही है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो अचानक रास्ता भूल जाती है। वो खो जाती है, तभी उसे किसी की आवाज़ आती है जो उसी की तरफ आ रही है। वो चिल्लाना चाहती है, पर किसी ने जैसे उसका मुंह बंद कर दिया हो। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है और उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। अचानक से उसके सामने दो लाल आंखें आ जाती हैं। वो खुद को संभाल कर जोर से भागती है और भागते भागते उलझकर गिर जाती है। तभी कोई अपना हाथ देता है और उदित अपनी आंखें बंद करके माँ माँ बोलती रहती है। इसी के साथ उसकी आंखें खुल जाती है। तभी सुहाना किचन से दौड़ती आती है। उदित पसीने से पूरी भीग चुकी है और उसकी सांसें उधड़ रही थी। सुहाना पानी का गिलास उसे देते हुए, उदित, क्या हुआ बच्चा? उदित, कुछ नहीं दी, वही सपना फिर से। सुहाना उसके बालों को सहलाते हुए, कोई बात नहीं, ऐसे सपनों का कोई वजूद नहीं होता है, वो सिर्फ सपने होते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुहाना उदित को डरा देख अपने सीने से लगा लेती है। थोड़ी देर बाद, अच्छा उठ जा, हाथ मुंह धो ले, मैं चाय लाती हूँ तेरे लिए। दोनों बहनें चाय पीती हैं। सुहाना नोटिस करती है उदित अभी भी अपनी सोच में गुम है, तो वो उसका दिमाग भटकाने के लिए उसे कहती है, बच्चा सुन, तू बुआ के पास चली जा, शायद उन्हें कुछ काम है। उदित, ठीक है। थोड़ी देर बाद उदित जाने के लिए तैयार रहती है, तो सुहाना उसके चेहरे को थाम कर, देख बेटू, दिल्ली अपने लखनऊ जैसा नहीं है, तो किसी से ज़्यादा बात मत करना, और हाँ, संभाल के जाना। उदित नॉर्मल होकर, वो मेरी प्यारी दीदी, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? हम ठीक हैं, अब हम आराम से जाएंगे। ठीक, अब जाए? सुहाना, ठीक है, जाओ। उदित जल्दी जल्दी बुआ के पास जाती है और आते ही दुकान के बाहर की सीढ़ियों पर गिर जाती है। बुआ, हे किशन कन्हैया, अरे तूफान मिल, कितनी बार कहे संभाल के चलो, पर मजाल है तुमका समझ आए। सुनो, ई के साथ जाओ और सिंघानिया मेंशन से में दे आओ, और हाँ,
देवी ठीक से जाना, कछु गड़बड़ ना करना, समझी कि नहीं? उदित बुआ के गालों को खींचते हुए, समझ गए बुआ जी। उदित सिंघानिया मेंशन के सामने ऑटो से उतरते हुए, हे माता रानी, इतना बड़ा घर, ये लोग एक दूसरे से कितना दूर रहते होंगे। खैर, हमें क्या करना है। उदित घर के अंदर जाने को पैर उठाती है, तभी गेट पर रखी चावल की बोरी में उसका पैर लगता है और वो गिरते गिरते बच जाती है। पूरा चावल घर के अंदर फैल जाता है। वो पीछे होने लगती है, तभी पास में रखे कीलों के ढेर में से एक कील उसके पैर में चुभ जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। उदित कील तो निकाल देती है, लेकिन चोट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, जबकि उसके पैर से खून आ रहा होता है। बोरी गिरने की आवाज़ से सारे घर वाले हॉल में आ जाते हैं। वंदना तो देखकर चौंक जाती है कि ये यहाँ कैसे। बाकी घर वाले उदित को देखने लग जाते हैं। हाइट 5 फुट 3 इंच, दूध जैसी गोरी कत्थई आंखें, सुनहरे बाल जो कमर तक है। पर्सनालिटी ऐसे जैसे भगवान ने फुर्सत से बनाया हो। चेहरा इतना मासूम जैसे किसी बच्चे जैसा। लखनवी अंदाज का पटियाला कुर्ता, नीरो तो उसे देखता ही रह जाता है। तभी उदित बोलती है, हमें माफ़ कीजिएगा, ये पता नहीं कैसे हो गया। आपका चावल खराब हो गया, हमारा पैर इस पर गलती से लग गया। सच कह रहे हैं, हम नहीं जानते ये सब कैसे हो गया। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तक वंदना को समझ आ जाता है कि वो जो उदित को सपना समझ रही है, वो यहाँ सच में है, यहाँ है, और वो कोई सपना नहीं देख रही है। वंदना आगे आती है, जिसे देख उदित को थोड़ी शांति मिलती है। वंदना उदित को पकड़ कर लाती है और सोफे पर बिठाती है। जिधर चावल गिरा है उधर देखकर, तुम रिलैक्स करो, कोई नहीं, वो साफ हो जाएगा। वंदना दी गिरे हुए चावलों और उदित के पैरों की छाप देखकर मन में सोचती है कि देखो, भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम इसी घर में आओ। अब वंदना बाकी सबको देखती है, जो एकटक उदित को ही देख रहे हैं। वंदना, ये है उदित, हमने बताया था ना, लखनऊ में मिली थी। सब अब वंदना को देखने लगते हैं, तो वंदना आंखों आंखों में उन्हें शांत रहने को कहती है। तभी आदित्य अपने रूम से बाहर आता है और ये सबको यूं हाल में खड़े देखकर कहता है, क्या मेला लगा रखा है सबने यहाँ, आखिर हो क्या रहा है। अभी तक उसने उदित को नहीं देखा। आदित्य, हरिराम, हरिराम कहाँ हो, ये सब साफ करो। दी कहाँ है? नानी, ये सब इतना गंदा क्यों है? ये चावल, ये पैरों की छाप, कुछ और भी है क्या आज? सीढ़ियों से उतरते हुए आदित्य बोलता है। वो भी हाल में आ जाता है और आते ही उदित को देखता है। आदित्य चौंक के, तुम यहाँ? उदित, आप यहाँ? दोनों एक दूसरे को वहां देखकर चौंक गए। उदित को क्या पता कि ये घर आदित्य का है या वंदना आदित्य की बहन है। वही आदित्य का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ कैसे आ गई और उसी के घर में उसी के सामने खड़ी है। ये लड़की ये सब जानबूझकर कर रही है या अनजाने में? आदित्य गुस्से में अपने हाथों को बांधकर सीढ़ियों से नीचे आते हुए, दीवार कूद कर आना एक टैलेंट है तुम्हारा, ये माना मैंने, पर किसी को पीछा करके एक जगह से दूसरी जगह जाकर ऐसे किसी के घर में घुस जाना भी तुम्हारी आदत है क्या? चलो अब तो मान लो कोई मैनर नहीं है तुम में। उदित अपनी कमर पर हाथ रखकर, ओ मिस्टर अकड़े हुए, आपके घर में थोड़े आए हैं, हम मिस्टर सिंघानिया के घर में आए हैं, इसलिए ये रौब और डायलॉग बाजी किसी और के साथ करिएगा। ना हम आपसे डरते हैं और ना गुस्से में लाल हुई आपकी नाक से। हमें ज्ञान गंगा देने से पहले आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? वो तो आपकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहाँ कैसे आ गए? अब सब उदित का मुंह देखने लगे, क्योंकि उदित को पता ही नहीं था कि जिस सिंघानिया की वो बात कर रही थी, हाल में उन्हीं से झगड़ पड़ी। सब इमेजिन कर रहे थे इस बात के बाद आदित्य अब कैसा रिएक्ट करने वाला है। आदित्य, ओ, तो मिस्टर सिंघानिया के घर आई हो तुम? अब ये बताओ कौन है मिस्टर सिंघानिया? उदित, जरूर कोई सॉफ्ट हार्टेड और बहुत इंटेलिजेंट और पीसफुल इंसान होंगे। आदित्य अपना सिर हिलाकर, अच्छा, तो मैं कौन हूँ, बताना चाहोगी? उदित, हम क्यों बताएं आपके बारे में, हमें क्या पता। फिर रुके, लेकिन हाँ, जब से आपसे मिले हैं तब से नोटिस किया है कि इस हिसाब से आप बेहद घमंडी, अकड़ू, बिना दिमाग वाले इंसान हैं, जिसे पैसों की कदर है, इंसानों की नहीं। और आपको सिर्फ लोगों पर चीखना आता है, इसका मतलब है आप एक उलझे हुए दिमाग वाले हैं। आदित्य गुस्से में, तुम जानते भी हो तुम ये जो बात कर रही हो किससे कर रही हो? फिर जबरदस्ती हंसकर, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, तो मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे ऐसी बातें कर रही हो, हिम्मत तो है तुम में। उदित हंसते हुए,
तुम और मिस्टर सिंघानिया मजाक अच्छा कर लेते हो, लेकिन बात यह है कि अभी हम मजाक के मूड में नहीं हैं, इसलिए आप अपना काम कीजिए और हमें हमारा काम कीजिए मिस्टर फेंकूचंद। नीरो ने जब ये नाम सुना तो उसकी हंसी निकल गई। आदित्य ने घूर कर उसे देखा तो उसने अपने मुंह पर उंगली रख ली। अब आदित्य ने उदित की तरफ देखकर कहा, हे लिसन। उदित कानों को आदित्य की तरफ करके, बोलिए, कब से सुन ही तो रही हूँ, अभी कुछ और भी बाकी है क्या? आदित्य, तुम यहाँ क्या करने आई हो? और मुझे समझ नहीं आता तुम जैसी अनवांटेड चीज मेरे घर में है क्यों? फिर वंदना की ओर देखकर, दी कौन है ये लड़की और क्यों आई है? अब इस घर में गवारों को आने की परमिशन किसने दी? मुझे लगता है डॉग्स नॉट अलाउड, ऐसे लोगों के लिए भी बोर्ड लगवाना पड़ेगा। वरना आदित्य क्या कह रहे हो तुम? उदित, अरे आप रुकिए जरा, ऐसे लोग सिंपल भाषा नहीं समझते हैं, कहकर उदित आदित्य की तरफ जाने लगी। तभी उसका पैर चावल के दानों पर फिसला और गिरते उससे पहले आदित्य ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। गिरने के डर से उदित ने अपनी आंखें बंद कर ली और आदित्य की नजर एक पल के लिए उसके चेहरे पर ही ठहर गई। बड़ी बड़ी पलकें और हल्के गुलाबी होठों पर आए उसके बाल। घर के सब लोग तो ये सीन देखते ही रह गए। नीरो ने तो इस सीन की एक फोटो भी ले ली थी। किसी जादू में बंधे जैसे आदित्य ने उदित के होठों पर आए बाल हटाने के लिए अपने हाथ आगे ही बढ़ाए थे कि उदित ने अपनी आंखें खोल दी। उदित की आंखें खुलते देख आदित्य ने अपना हाथ पीछे किया और उसे खड़ा करते हुए कहा, जितना मुंह चलता है, काश आंखें भी उतना काम करती तो तुम एक बार नीचे देख लेती। उदित ने आदित्य की तरफ अपनी उंगली की और उसे ऐसा करते देख घर वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो समझ चुके थे इसके बाद जो होगा वो उनसे देखा नहीं जाएगा। उदित, ओ मिस्टर फेकू, अभी तक गंवार दिख रहे थे आपको, अब अंधे भी दिखने लगे? सच कहे तो हमें अंधे आप दिखते हैं। अंधे ही क्यों, बहरे और बद दिमाग भी है। हमने एमए किया है, वो भी इंग्लिश से, इसलिए गंवार तो हम किसी भी एंगल से नहीं है। और रही आंखें होने की बात, तो हम आपको अच्छे से पहचान रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी आंखें भी ठीक है। सूट पहनने से कोई सिंघानिया नहीं होता है। सुनिए मैडम, वंदना को देखते हुए, कौन है ये, इन्हें बाहर भेजिए। और अगर ये नहीं जा सकते तो आप साड़ियाँ देख लें तो हम ही चले जाएं। आदित्य के गुस्से का पारा अब अपने लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था। उसने उदित की ओर देखकर लगभग चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल इडियट, इट इज बेटर टू आर्ग्यू विथ मी देन टू सर्च वंस ऑन गूगल दैट हु इज आदित्य राय सिंघानिया। उदित ने ये सुना तो अपना फोन खोला और सर्च किया तो आदित्य राय सिंघानिया का नाम टॉप यंग बिजनेसमैन की लिस्ट में दिख रहा था। आदित्य ने आगे कहा, मेरे घर में खड़ी हो और मुझे ही ज्ञान दे रही हो? ताली बजाकर, वाओ, बड़ी बहादुर हो तुम तो। लेकिन अब बाहर निकलो यहाँ से, किसी को कुछ नहीं लेना तुमसे, ये जानकर कि नहीं यही आदि सिंघानिया है। उदित थोड़ा डर जाती है, पर उस डर को चेहरे पर नहीं आने देती है और पूरी हिम्मत जोड़कर कहती है, उदित देखिए, यहाँ हम आपसे लड़ने झगड़ने नहीं आए हैं। शुरुआत आपने की थी तो हमने आपको आपकी भाषा में जवाब दिया। आप जो भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हम बस यहाँ जो करने आए हैं उसे करके चले जाएंगे। हमें भी शौक नहीं है आपसे उलझने या आपकी शक्ल बार बार देखने की। आदित्य गुस्से में, तुम मुझसे लड़ोगी? खुद को देखा है? खुद यहाँ अपने काम से आई हो और मुझे एटीट्यूड दे रही हो? खुद को इतनी इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे बराबरी करने चले हो। लुक योर फेस, हु आर यू? आखिर हो तो एक साड़ी बेचने वाली ही, औकात क्या है तुम्हारी मेरे सामने? कहते हुए आदित्य ने गुस्से में उदित की साड़ियाँ का बॉक्स नीचे फेंक दिया। ये सब देखकर और आदित्य की बात सुनकर उदित को गुस्सा आ जाता है और ये उसकी आंखों से बराबर दिखाई दे रहा था। उदित बॉक्स और साड़ियों को समेटते हुए, देखिए, औकात की बात तो कीजिए ही मत, क्योंकि अगर आपकी नज़रों में हमारी कोई औकात नहीं है तो हमारी नज़रों में भी आपकी कोई औकात नहीं है। रही खुद की इम्पोर्टेंस देने वाली बात, तो हाँ, हम देते हैं खुद को इम्पोर्टेंस। हर इंसान को खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि जो खुद के लिए महत्वपूर्ण नहीं है उसे कोई महत्वपूर्ण नहीं समझता। अगर हम साड़ी बेचने वाले हैं तो आपकी कंपनी से भी कुछ ना कुछ तो बेचा ही जाता होगा। तो जैसे आप अपनी कंपनी के बॉस हैं, हम भी अपनी खुद के बॉस हैं। शुक्र मनाइए कि आप दिल्ली में हैं। अगर यही बातें आप लखनऊ में की होती तो अभी तक आपके गालों पर हमारे हाथों की उंगलियों के निशान पड़ चुके होते।
फिर साथ आए आदमी को देखकर, चलिए शंकर भाई बॉक्स को उठाइए, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। इन बड़े लोगों के सिर्फ घर बड़े होते हैं, दिल तो इनके इतने तंग हैं और काले हैं कि कोई देखना भी नहीं चाहेगा। नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये कहकर वो जाने लगी। उदित को जाता देखकर सब उन्हें रोकने लगे, जो अभी तक सरप्राइज होकर उनकी लड़ाई देख रहे थे। नानी जी, बिटिया, हमारे आदि को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, बस आप रुकिए, हमने लेने के लिए ही तो साड़ियाँ ऑर्डर की है। आदित्य बेटवा, आप अपने कमरे में जाइए, ये आपसे छोटी है, आपको इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। घर आया इंसान भगवान होता है, ऐसे किसी को भला बुरा कहना अच्छी बात नहीं होवत है। वंदना, उदित जी, आप हमारी बात तो सुनिए थोड़ा, आप यहाँ आइए। हरिराम, आप इनके लिए एक कप चाय लाइए जरा, हम आते हैं। वंदना आदित्य के पास जाती है और धीरे से कहती है, आदि आप अपने कमरे में चले जाइए, जितनी बदतमीजी करनी थी कर ली आपने, आज का कोटा कंप्लीट हो गया है अब आपका। आपने हमारी इज्जत गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब अगर चाहते हैं हम आपसे नाराज ना हो जाएं तो यहाँ से चले जाइए प्लीज। शायद अब आदित्य को भी लग रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, पर वो तो आदित्य राय सिंघानिया है, किसी को सॉरी बोलना तो उन्हें आता ही नहीं। उस पर से उदित ने उन्हें इतना कुछ सुना दिया, पर अभी उसे यहाँ से जाना ही सही लगा और वो उदित को घूरते हुए चला गया, जैसे मन ही मन कह रहा हो कि अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें नहीं पता तुमने किस जंजाल को अपने गले बांध लिया है। वहीं उदित भी उसकी तरफ देखकर उन्हें घूरते हुए मन ही मन बोली, होंगे आप बहुत बड़े आदमी, पर हम भी माता रानी को छोड़कर किसी से नहीं डरते। क्या फायदा इतना पढ़ने लिखने और इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होने का, जब बोलने की तमीज ही नहीं हो पाई है। बेहद बदतमीज और तंगदिल इंसान है ये। जिंदगी में अगर आप आखिरी इंसान भी हुए तो हम आपसे बात ना करना चाहें। अब तक हरिराम चाय लेकर आ गया था। नीरो ने चाय का कप उदित को देते हुए कहा, लीजिए चाय। वैसे भी मैंने सुना है कि लखनऊ वालों की जान बसती है चाय में, इसके लिए तो वो सालों पुरानी दुश्मनी भी भूल सकते हैं। फिर ये तो छोटा मोटा झगड़ा था जिसमें आप ही भारी पड़ी थी। उदित ने चाय का कप लेते हुए कहा, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, और रही झगड़े की बात तो हमें झगड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने जैसे बात की हमें भी गुस्सा आ गया। नीरो मुस्कुराते हुए, जानता हूँ, ये जो मेरा भाई है ना, इसका दिमाग थोड़ा खराब है। वैसे आप जितनी प्यारी हो, आपका नाम उससे भी ज़्यादा प्यारा है। विंक करते हुए, आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, मेरा नाम नीरो सिंघानिया है। नीरो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर उदित अपने दोनों हाथ जोड़कर कहती है, नमस्ते, हम उदित मिश्रा। नीरो मजाक में पीछे देखकर, अरे कोई है क्या पीछे? उदित, मतलब? नीरो, आपने हम कहा तो मुझे लगा कोई और होगा। इधर उधर देखकर नीरो हंसता हुआ बोला तो उदित भी हंसने लगी। आकाश आगे आकर, और मेरा आकाश सिंघानिया है, और हमें इनकी नानी है बिटिया, नानी ने कहा। मामी आगे आई और खुश होकर बोली, हम है स्नेहलता सिंघानिया, आकाश की माँ और इन तीनों की मामी। उदित, हमें आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप जल्दी से साड़ियाँ सिलेक्ट कर ले तो हम घर जाएं, घर पे हमारी दीदी और बुआ इंतजार कर रही होंगी। नानी, मामी, वंदना साड़ियाँ देखने लगी, और नीरो, वंदना और आकाश उदित को। उदित कुछ देर इधर उधर देखने के बाद, एक बात पूछे आपसे वंदना जी, बुरा तो नहीं मानेंगी आप? वंदना, जरूर मानेंगे, अगर आपने हमें दोबारा वंदना जी कहा तो। उदित, जैसे ऐसी सिचुएशन में हमेशा करती थी, अपने नाखून को खींचती हुई बोली, तो क्या कहें आपको हम? अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए उदिति ने कहा, वंदना, अगर आपको सही लगे तो आज से आप हमें दी बोल सकती हैं। हमें आप हमारी छोटी बहन जैसी हुई लगी। पहली बार में ही आपसे अलग जुड़ाव सा महसूस हो रहा है। उदित, ठीक है, फिर तो हम आपको दी ही कहेंगे। अच्छा, तो हमें ये बताइए, आप सब इतने अच्छे हैं तो आपके भाई ये मिस्टर सिंघानिया क्या हमेशा करेला चबाते हैं या नीम चबाते हैं? नीरो हंसते हुए, क्यों? उदित, कभी नोटिस किया है कितना कड़वा बोलते हैं ये? मतलब इंसान अगर कभी बुरे मूड में हो तो सुसाइड कर ले। ऐसा लगता है नाश्ते में करेले का जूस पीते हैं और नाश्ते में करेले के ही पराठे खाते हैं। उदित की ये बात सुनकर सब एक साथ हंसने लगते हैं। वरना नहीं, करेले तो नहीं खाते, पर हम भी आज तक नहीं जान पाए ये इतना कड़वा क्यों बोलते हैं। उदित, दी, आप ना इन्हें थोड़ा मीठा खिलाया कीजिए, और हाँ, 1 घंटे योगा भी, शायद कुछ मीठा बोलने लगे और दिमाग भी शांत रहे।
उदित की इस बात से सब मुस्कुरा दिए। नानी सारी साड़ियाँ लेकर पेमेंट करती हैं और उदित चली जाती है। उदित के जाने के बाद सब एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वंदना, छोटे आपने देखा आदि को, कैसे चुप हो गए। आज तो उदित ने आज उसकी बोलती कैसे बंद कर दी। नीरू, लेकिन दी, आज का आदि का बिहेवियर बहुत गलत था। मानता हूँ वो उदित से गुस्सा था, लेकिन अपना गुस्सा उसे उदित पर नहीं निकालना था। वरना हाँ तो वो तो है ही है, लेकिन आप जानते हैं ना आदि को। आकाश, हाँ दी, आज पहली बार भाई को किसी पर इतना गुस्सा करते और उसके बाद चुपचाप जाते देखा। नीरव, हम क्या सोच रहे दी, क्या मस्त फाइटिंग होगी ना घर में जब ये दोनों एक साथ होंगे। दी, इन्हें कुछ भी करके यहाँ दोबारा बुलाना पड़ेगा। नानी, आज हमने भी पहली बार आदि बेटवा को किसी लड़की पर ऐसे गुस्सा करते देखा है, और उदित बिटिया को देखते ही रह गए हम तो। कितनी प्यारी है, जैसे संगमरमर की मूर्ति। वंदना, हाँ नानी, यही हाल हमारा था जब हमने पहली बार इन्हें देखा था। मामी जी, जो अभी तक चुपचाप बैठी थी, बोल पड़ी, भाई कुछ भी कहो पर जोड़ी एकदम मस्त है दोनों की। और एक बार फिर सब हंस पड़े। आदित्य, हरिराम, इतनी आवाज क्यों आ रही है। क्या मैं घर पर शांति से नहीं रह सकता। सबको बोलो थोड़ा हंसना कम कर ले, घर में कोई त्योहार नहीं है। और नीरो, जल्दी से मेरे रूम में आओ, तुमसे अर्जेंट बात करनी है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।